तो अब हम आज की कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। ये हिंदी विभाग के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शताब्दी व्याख्यान माला का ये दूसरा व्याख्यान है। इस व्याख्यान माला की परिकल्पना हिंदी विभाग की अध्यक्ष और कला संकाय की डीन प्रोफेसर रामकली सर्राफ के मार्गदर्शन में की गई थी। वो अभी कुछ देर में हम लोगों से जुड़ेंगी और प्रोफेसर वेस्लर को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन उनके जुड़ने से पहले का जो समय है उसमें मैं प्रोफेसर हाइंस वेस्लर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग प्रोफेसर वेस्लर के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ हमारे नए विद्यार्थी और अध्येता ऐसे भी हैं जो उनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो इसलिए संक्षेप में मुझे लगा कि प्रोफेसर वेस्लर आज जो अपना व्याख्यान देने जा रहे हैं और जिसकी सूचना मैं आपको दे चुका हूं कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में सूरत में व्याकरण और शब्दकोश तैयार करने का काम पुर्तगाल के अध्येताओं ने जिस तरह से किया है, उस शब्दकोश और व्याकरण के बारे में और उसके महत्व के बारे में वो बताएंगे। आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के भूमंडलीकरण से पहले 14वीं 15वीं शताब्दी में एक भूमंडलीकरण और हो चुका है, जिसको इतिहासकार अर्ली मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और उस दौरान भी अलग अलग सभ्यताओं और देशों के बीच में वस्तुओं से लेकर विचार और संस्कृति के तमाम निर्मितियों का बड़े पैमाने पर इंटरेक्शन हुआ था। चीजें एक जगह से दूसरी जगह गई और उस दौर में यानी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में सूरत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जहाज, पानी के जहाज बड़े बड़े वहां बनते थे और आते थे। तो ऐसे सूरत में व्याकरण और शब्दकोश के निर्माण का जो इतिहास है और उसका जो संदर्भ है, उसके बारे में प्रोफेसर वेस्लर आपको बताएंगे। वो अपनी बात थोड़ी देर में शुरू करेंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर रामकली सर्राफ हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आपका स्वागत करना चाहती हैं। उस दौरान थोड़ा सा समय मेरे पास और है, जिसमें मैं प्रोफेसर वेस्लर के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर वेस्लर कुछ अब ऐसे बहुत गिने चुने विद्वानों में से हैं जो एक साथ कई भाषाएं जानते हैं, जैसे संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, स्वीडिश और अंग्रेजी भाषाएं आप जानते हैं। और यह भी बड़ी खास बात है आपके बारे में कि पश्चिम के ज़्यादातर स्कॉलर्स भारतीय साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वो प्राय अंग्रेजी में या अपनी भाषा में लिखते हैं। प्रोफेसर वेस्लर इस मामले में अपवाद हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में लेखन करते हैं और बोलने की भी सामर्थ्य रखते हैं। जिन लोगों ने उन्हें सुना है वो जानते हैं, और अभी आप सुनेंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि हिंदी भी कितनी अच्छी वो बोलते हैं। प्रोफेसर वेस्लर की 15 से भी ज़्यादा किताबें प्रकाशित हैं और 80 से भी ज़्यादा आलेख प्रकाशित हैं। आपने न केवल शब्दकोश और व्याकरण पर कार्य किया है, बल्कि आपने आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखकों और रचनाकारों के बारे में भी लिखा है और लगातार लिखते रहते हैं, जिनमें से दो का उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहता हूं। एक तो जो जिनका संबंध हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी है और आप सभी लोग जानते हैं, प्रोफेसर काशीनाथ सिंह की रचनाओं के बारे में भी आपने लिखा है, और साथ ही कुंवर नारायण जैसे कवि के बारे में
इस तरह प्रोफेसर वेस्टर केवल व्याकरण और भाषा विज्ञान की अध्येता नहीं है, वो आधुनिक साहित्य और आधुनिक साहित्यिक रचनाकारों के बारे में भी उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद हमारे विभागाध्यक्ष और कला संकाय की डीन प्रोफेसर रामकली सर्राफ ने ज्वाइन कर लिया है, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस शताब्दी व्याख्यान माला के दूसरे व्याख्यान का स्वागत करें और अपने विचार इस अवसर पर व्यक्त कर हमें अनुमोदित करें। बस थोड़ी देर में ये थोड़ा सा चेहरा आपका, थोड़ा सा चेहरा, और आप, हाँ अब आ गया। हाँ अब आप बोलिए जी। मैं बोलूं? नहीं, प्रोफेसर राम मैडम बोलेंगे। ठीक है, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। दीदी अपनी जी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई देती है। हाँ जी वैस्लर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो, अब आवाज चली गई। आवाज क्यों नहीं? एक मिनट रुक जाइए, आवाज इधर नहीं आ रही। वहां से आपका माइक म्यूट है। जी अब देखिए। हाँ अब आ गया, अब आ गया। हाँ आ गया। जी वैस्लर साहब नमस्कार। नमस्कार इस नमस्कार। आभासी मंच पर मैं आप सभी लोगों का, विद्वत जनों का स्वागत करती हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की स्थापना 1920 में हुई थी। यह भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना विभाग है, और इसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। गौरवशाली 100 वर्ष पूरा करने के अवसर पर हम लोग शताब्दी व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं। इस व्याख्यान माला में मैं भाग लेने वाले विद्वत जनों का हृदय से स्वागत करती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस व्याख्यान माला की सफलता की कामना करती हूँ, और इसका सफल आयोजन करने मैं राजकुमार प्रोफेसर राजकुमार को भी हृदय से साधुवाद देती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जी, तो अब मैं अपने विभाग के अध्यक्ष और कला संकाय की डीन प्रोफेसर रामकली सर्राफ को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग और प्रेरणा से ही ये आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। और अब बिना किसी भूमिका के मैं प्रोफेसर वेस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना व्याख्यान आरंभ करें। प्रोफेसर वेस्टर। हाँ शुक्रिया, धन्यवाद। ये मेरे लिए बड़े आदर का मामला है, आदर की बात है कि शताब्दी व्याख्यान माला पर मुझको आमंत्रण मिला कि मैं इसी अपना व्याख्यान दे सकूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। वैसे हम विदेशी हिंदी के ज्ञानी या तथाकथित विदेशी हिंदी ज्ञानी, हम बाहर के लोग हैं। हमने हिंदी विदेशी जुबान के रूप में सीख ली है, पर मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं एक जीवित, मैं क्या कहूँगा, नमूना, अगर मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकता हूँ, नमूना हूं कि हिंदी सीखी जा सकती है। वैसे विदेशी लोग भी इस तरह से बेवकूफ नहीं है कि हम सीख सकते हैं हिंदी। ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं है। जिस तरह से लोग रूसी, जापानी या कोरियाई या दूसरी जुबानें सीख लेते हैं, इस तरह से अंग्रेजी भी चलती है। और आपने भाषाओं की बात की, मेरे ख्याल से जो लोग अभी नहीं बोलते हैं वे इनके माइक्रोफोन बंद करें तो दूसरों को
देने में जी। दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग वैसे हम यूरोप में रहते हैं, हमारी एक हिंदुस्तान की तरह एक बहुभाषीय संस्कृति है यूरोप में। आजकल हमारी पहचान भी बदलती है थोड़ी सी। अब कुछ लोग समझते हैं कि ये उत्तर राष्ट्रवाद की अवधि है हमारी यूरोप में, कम से कम हमारी यूरोपीय पहचान बढ़ती है और राष्ट्रीय पहचान भी है जरूर, पर वो थोड़ा सा पीछे आ जाती है उसके साथ में। तो हम महसूस करते हैं कि हम एक दूसरे की जुबान सीखनी चाहिए। वैसे आजकल इस दुनिया में जिसको हम भूमंडलीकरण समझते हैं, हमको ज्यादातर लगता है ये हमारी का एक मामला है और वो अंग्रेजी जुबान से संयुक्त है। और उसके साथ वो पूरा वो सवाल है कि जब विदेशी होने के नाते हिंदुस्तान में सब लोग समझते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है, कब मुझको स्कूली अंग्रेजी तो जरूर आती है, स्कूल में अंग्रेजी सीखी विदेशी भाषा के रूप में, पर मेरी मातृभाषा है जर्मन। आजकल यहाँ पढ़ाई ज्यादातर स्वीडिश में होती है और इसके अलावा मैंने फ्रेंच भी मैंने सीखी स्कूल में और लैटिन भी सीखी, उससे लैटिन से खासकर फायदा है। आज मैं उसी पीढ़ी का वो भी एक नमूना हूँ जो मेरी पीढ़ी में हमने लैटिन भी सीखी स्कूलों में। वो आजकल वो सिलसिला वो परंपरा खत्म हो रही है लगभग। और वो मैं देखता हूँ इस तरह से लोगों को यहाँ विदेश में जो लोग संस्कृत सीख लेते हैं, ज्यादातर 20 साल पहले तक इनकी पृष्ठभूमि लैटिन में थी, पर आजकल वो लैटिन की जो पृष्ठभूमि खत्म हो गई, इसलिए बहुत डरते हैं संस्कृत से। लोगों को लगता है अरे बहुत सारी विभक्तियां हैं, बहुत सारी व्याकरण है और रूपांतर है, हम नहीं सीख पाएंगे, हमारे बस में नहीं है वो। यही वो मैं देखता हूं हमारे छात्रों के साथ, इसलिए संस्कृत के छात्रों की संख्या घटती है विदेश में आजकल। पर हिंदी भी सीखने के लिए आते हैं कम से कम। सिर्फ ये बात है कि चीनी का काफी फैशन है और चीनी के साथ एक नौकरी का बाजार भी है, तो वो ही नुकसान है हिंदी के साथ, क्योंकि हिंदी के साथ कोई इस तरह का नौकरी का बाजार नहीं है हम विदेशियों के लिए। और या कम कुछ तो है, जैसे मैं कुछ बना संयोग से, मैं यहाँ प्रोफेसर बना, पर वो भी जैसे मैं कहता हूँ संयोग से, ये मैं समझता हूँ ये मेरा मेरी अपनी जो मैं क्या कहूँगा उपाधि तो नहीं है उसमें, पर मालूम नहीं कैसे बस ऐसे हो गया। रामकली सराफ से भी मैं बहुत आभारी हूँ। हमारी मुलाकात बहुत साल पहले वार्शा यूनिवर्सिटी में हुई, मुझे अभी तक खूब याद है। आपने मुझको रात को खाना खाने के लिए बुलाया और बहुत अच्छा खाना मिला। उस वक्त वार्शा में इस तरह से पूरी दुनिया में इधर उधर छोटे ऐसे विभाग हैं जहाँ हिंदी लोग भारतीय भाषाएं सीख लेते हैं, और इसमें हिंदी प्रधान है या संस्कृत प्रधान है, पर जैसे वार्शा में तमिल भी सिखाई जाती है और प्राकृत भी चलती है, बंगाली भी चलती हैं और दूसरी छोटी छोटी जुबानें भी पढ़ाई जाती हैं। वो सब है, दिलचस्पी जरूर है, और अगर वो नौकरी का बाजार बनता हिंदी के साथ तो लोग जरूर आते। तो मैं मानता हूं जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, आप बहुत अक्सर लोग समझते हैं कि आधुनिकता हमको अंग्रेजी से जोड़नी चाहिए, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आधुनिकता हिंदी के अंदर में भी एक तरह से अंतर्निहित है, वो मैं मानता हूँ। वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे जो बड़े बड़े हिंदी के ज्ञानी यही मानते थे और सही भी कहते थे। और जब मैं अर्ली मॉडर्निटी या देशज आधुनिकता की बात करता हूँ, उसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल का नाम शायद सबसे मशहूर है। इन्होंने इसके बारे में अपने कबीर के रिसर्च में बहुत लिखा है, खासकर उनकी किताब अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बनारस के बड़े बड़े ज्ञानी थे, उनके पद पर आगे जाते हुए वही देशज आधुनिकता का मामला इन्होंने उठाया, जो हमारी दुनिया, हमारी अस्मिता का सवाल जो है हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण एक मामला है। वो छोटा सा मामला नहीं है, वो बहुत गंभीर है और वो इसको तीव्रता से उसमें अनुसंधान करना ही चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि आधुनिकता, आखिर में आधुनिकता का मतलब क्या है और उपनिवेशवाद के साथ आधुनिकता का क्या संबंध है, या उपनिवेशवाद से पहले का कुछ इस तरह की आधुनिकता के कम से कम कुछ स्रोत है कि कुछ मूल हैं जो अभी आगे फूलते हैं, जिनको हमको और भी तीव्रता से समझनी चाहिए। और इसके साथ वही सारा जो देशज आधुनिकता या वर्नाक्युलर मॉडर्निटी या अर्ली मॉडर्निटी, कई इस तरह के लफ्ज हैं जुड़े हुए हैं। और उसके साथ मेरा एक रिसर्च चल रहा है, या स्वीडिश रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमको कुछ इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ फंडिंग भी मिला,
वो है एक फ्रांसवा मैरी दुटूर पर, इन्होंने हिंदी का हिंदुस्तानी के नाम से, वही आप इनकी अपनी लिपि में आप हिंदुस्तानी देखते हैं, का शब्दकोश लिखा और व्याकरण भी लिखा। और वो 1703 और 1704 में वही मैन्युस्क्रिप्ट है। दो मैन्युस्क्रिप्ट है, एक व्याकरण का, एक पांडुलिपि है व्याकरण की, जो पेरिस के बिब्लियोथेक नेशनल में उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। और उसके साथ एक कॉपी भी है, अंकितिल दुपेron की एक कॉपी है उसकी, वो तकरीबन 1784 की कॉपी है। और वो जो शब्दकोश का जो 450 पृष्ठों की कॉपी है, वो रोम की उर्बानिया यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में है। पहले वो जो कांग्रेगात्सियो डी प्रोपेगंडा फिडे, वो कैथोलिक गिरजाघर का एक इंस्टीट्यूट है, उसी के आर्काइव्स में है। वहां से निकाल के हम इसको डिजिटलाइज करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा। और मैं समझता हूँ वो जो बहुत दिलचस्प, वे जो बोलते बहुत दिलचस्प लोग थे, फ्रांसवा मैरी दुटूर, जिनका नाम आजकल लगभग कोई नहीं जानता, इनकी जो क्रिया लेके हम आज हमारे युग के लिए, हमारी अवधि के लिए कुछ सोच, कुछ तर्क निकाल सकते हैं। यही मेरे कहने का मतलब है। एक तो ये है कि हिंदी के इतिहास के का एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से एक चैप्टर है, पर इसके अलावा हम अपने जमाने के लिए भी कुछ ढूंढ निकाल सकते हैं। वो खासकर जब हम भूमंडलीकरण और आधुनिकता के सवाल उठाते हैं, जो भारत के लिए, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत तीव्र सवाल है, और जो भाषा से संयुक्त है जरूर, पर भाषा सब कुछ नहीं है, या भाषा के साथ सब कुछ संयुक्त है, ये कहा जा सकता है। पर लेकिन शब्दकोश और व्याकरण से आगे बढ़कर वो एक बड़ा मामला है मेरे ख्याल से। आगे जा रहा हूं। ये सब आप जानते हैं, सारी हिंदुस्तान का जो चित्र है, भाषा का जो चित्र है, उसमें जिसको कहते हैं इंडो एरियन लैंग्वेजेस प्रधान है। लगभग 3/4 जो पूरे उपमहाद्वीप की जो आबादी है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका को साथ लेके 3/4 जो आबादी है, 3/4 एक इंडो यूरोपीय भाषा बोलती है। बाकी द्रविडियन महत्वपूर्ण है, न सिर्फ दक्षिण भारत में पर मध्य भारत में भी, और देख लीजिए पाकिस्तान में भी एक द्रविडियन भाषा बोली जाती है, वो बलूचिस्तान में जो ब्राहुई के नाम से प्रचलित है। उत्तर में इंडो तिब्बतन बर्मीज लैंग्वेजेस है, और इसके अलावा और ईस्ट में भी तिब्बतन बर्मीज लैंग्वेजेस है। और इसके अलावा कुछ ऐसे जेब है जिसको कहते हैं पॉकेट्स ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस, वो पहले ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आजकल 8वीं स्केड्यूल में वो उस 22 भाषाओं की लिस्ट में 47 है, कम से कम एक जुबान, उस तरह की जुबान उसमें प्रचलित है। ये आप देखते हैं वो ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की एक नक्शा है। इन्होंने वो आउटर एंड इनर सब ब्रांच का सवाल उठाया, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने सुना होगा इसके बारे में, जो बंगाली और सिंधी लहंदा को साथ जोड़ देती है, और जो इनर लैंग्वेजेस यानी राजस्थान की जुबानें हैं, और बुंदेलखंडी, गुजराती, और इनके भी वे भी उनका कुछ है जो उनके साथ इनकी जोड़ है। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा अब, पर हम थोड़ी दक्षिण की ओर जाएंगे तो वो हम मराठी को लेके कोंकणी यानी गोवा की उसी इलाके तक इंडो एरियन जुबानें जाती हैं। और वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वहाँ का जो लैंग्वेज कॉन्टैक्ट और सबस्ट्रेट लैंग्वेज का रिसर्च मराठी के साथ, कोंकणी के साथ खूब चल रहा है। ये स्पष्ट है कि वहाँ द्रविडियन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आगे जा रहा हूँ। हिंदी के साथ वो ऑफिशियल यूनाइटेड लैंग्वेज बनाने के लिए न सिर्फ स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने बहुत कोशिश की, और उससे पहले भी लगभग 2005 से भारत सरकार ने उसमें मेहनत की। और जब हम वही आधुनिकता, भूमंडलीकरण का सवाल उठाते हैं, तो उसके साथ ये प्रमाण देना बहुत जरूरी है कि हिंदी न सिर्फ हिंदुस्तान में बोली जाती है, नेपाल उसके पीछे है, और इसके अलावा मॉरिशस में केंद्रीय हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सचिवालय है।
तो वो इस तरह के देशों को साथ लेना बहुत जरूरी है इस संदर्भ में। पर मैं वो यूनिवर्सल लैंग्वेज उस पर मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि फ्रांसवा मेरी टूर हिंदी को इस तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज बताते हैं। हाँ, हिंदी में बहुत कुछ है इंटरनेट पर, ये सब आप जानते होंगे। विश्व हिंदी डाटाबेस है, ऑनलाइन नॉवल राइटिंग है, गद्य कोश है, हिंदीसमाय.com है जिसमें बहुत सारा हिंदी साहित्य मिलता है। इसके अलावा सीखने के ई पुस्तकालय है, विकिपीडिया है, प्रौद्योगिकी है, सिर्फ ये। और इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज भी खूब है, और जो बहुत अक्सर हिंदी वो अब पहचान के सवाल से जोड़ देते हैं। उसके साथ मुझे कुछ शक है कि वो हिंदी को आगे बढ़ाने का सही एक तरीका है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पहचान और भाषा दो अलग अलग मामले हैं मेरे ख्याल से, और इनको साथ साथ लगाने में मेरे ख्याल से नुकसान है। खासकर जब हम ये देखते हैं कि विदेशियों हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि विदेश में बहुत ज्यादा मेहनत की जाए। जिस तरह से चीनी सरकार वो जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स लेके पूरी दुनिया में मेहनत करती है, इस तरह की हमको चाहिए। वैसे विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस में 2018 में निकष के नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत के बारे में एक वीडियो दी गई थी, पर वो मेरे ख्याल से अभी तक कम से कम मैंने कुछ नहीं सुना, वो आगे नहीं बढ़ा अभी तक। पर इसकी बहुत जरूरत होती है, मुझको लगते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में। पर उसी वक्त वो भी जरूरी है कि हम ये समझते हैं कि हिंदी आगे क्यों नहीं बढ़ सकती है इस वक्त। और इसके साथ मैं वो फ्रांसवा मेरी टूर का वो भी लेना चाहूंगा, वो भी उसके साथ वो सवाल जुड़ा है कि डायस्पोरा में यानी प्रवासी भारतीयों में वो क्या फर्क है चीनी प्रवासियों से। क्योंकि वो हम चीनी के साथ हम देखते हैं जो चीनी समुदाय अमेरिका में है, जो यूरोप में है, वहां किसी कारण से भाषा आगे जा रही है, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाती है। इसके कई कारण हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां राष्ट्रवाद ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। वो बहुत अक्सर वही लोग अपने पर आरोप लगाते हैं, हाँ हम ठीक नहीं है, हमारे यहाँ अनुशासन नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है। वो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इसका विवरण देना चाहूंगा। तो चीनी के साथ माहौल अलग है, उसका कारण क्या है वो उसके बारे में तीव्रता से सोचनी चाहिए, उसको लेना चाहिए, फिर उससे निष्कर्ष निकाल के हमको हिंदी की तरफ हिंदी को आगे बढ़ाने का सवाल उठा सकते हैं। आगे हिंदी प्रशिक्षण का मानक ढांचा, वो जो निकष का प्रोग्राम, वो जरूरत है, वो बहुत जरूरी है कि इस तरह से एक मानक ढांचा बन जाए। जैसे हमारे छात्र इम्तिहान ले सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के साथ साथ कुछ जिस तरह से लोग टोफल टेस्ट करते हैं अंग्रेजी में या फ्रेंच में, उस तरह के टेस्ट भी हैं, रूसी में है, जापानी में है। अभी तक वो हिंदी में मूल रूप से नहीं है, थोड़ा सा कुछ है। वैसे हिंदी सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट तो केंद्रीय हिंदी संस्थान भी कुछ लगाते हैं, पर वो इस तरह से उत्पन्न नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। व्याकरण शब्दकोश की परंपरा है हिंदुस्तान में, ये सब आप जानते हैं कि प्रातिशाखाओं को लेकर यानी वैदिक साहित्य को लेकर, जिसको प्रातिशाख्य कहते हैं, यानी एक व्याकरण और शब्दकोश की परंपरा वैदिक जमाने तक जाती है। पर फिर आगे जाके बिल्कुल एक पहाड़ जो हमारे सामने मेरू पहाड़ की तरह अष्टाध्यायी पाणिनि का जो व्याकरण है, बहुत मशहूर व्याकरण है, जिसे वो ब्लूमफील्ड ने अपने एडिशन में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बताया। और वो सर आप की आवाज नहीं आ रही है। सर आप कैमरा ऑन करें, आपका कैमरा म्यूट हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी ठीक होता है, जस्ट वेट। इनको बोलिए, इन्होंने म्यूट किया हैंड्स को। हाँ हैंड्स को बोलिए। मेरा ऑन करो। हमारा ऑन ये
हेलो, मैं कुछ माइक म्यूट है, इसको बोलिए माइक म्यूट। अजीत गुप्ता, आप राजकुमार में चले जाइए। आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई, अब आ गई। पहले नहीं थी आवाज, पहले नहीं थी आवाज। मैंने अभी 1 मिनट पहले आवाज रुक गई थी, शायद आपका माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, ये अब पहले आवाज आई थी। हमने पूरी आवाज आ रही थी, अभी 1 मिनट पहले आपका माइक शायद आपके यहाँ से म्यूट हो गया। अच्छा, ये अजीब लगता है मुझको। तो अच्छा ठीक है, तो मैं अभी जी 1 मिनट अभी देखते हैं कि आ रही है कि हाँ, 1 मिनट। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है, वो प्रेजेंटेशन भी आ रही है कि नहीं? जी जी सर, आवाज आ रही है, बोले सर। और इसके साथ में वो पावर पॉइंट भी आ रही है? नहीं अभी अभी नहीं। नहीं आ रही है अभी कि नहीं? 1 मिनट। जी आ रही है, आवाज आ रही है सर, आप शुरू करें। 1 मिनट। आवाज आ रही है, उसके साथ वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आ रही है, व्याकरण और शब्दकोश की परंपरा दिखती है कि नहीं? अभी नहीं, अभी 1 मिनट, 1 मिनट। सर दिखाई दे रहा है, आपका प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहा था अभी, पर अभी नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं? अभी आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है। 1 मिनट में देखता हूँ। मैं दोबारा शुरू करता हूँ। ये अब दिखाई दे रही है? नहीं नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं, 1 मिनट। अब दिखाई दे- अब आ रही है? आप किस स्क्रीन पे? हाँ जी सर, हाँ जी, स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दीजिए सर, स्क्रीन काफी बड़ा है। अच्छा, काफी बड़ा है, मैं देखता हूँ वो। हाँ, अब ठीक है? आप सही है सर, आप सही दिख रहा है। आप सही है, ठीक है ठीक है, तो मैं इससे आगे करता हूँ, ठीक है। हाँ, वो यहाँ रुक रहा था। व्याकरण और शब्दकोश की परंपराएं जो वैदिक काल से, जिसको कहते हैं प्रातिशाख्य से आगे जाके निरुक्त जाके, जिसको वेदांग कहते हैं, पाणिनि तक पहुंची है वो परंपरा। वो पाणिनि हमारे सामने बिल्कुल मेरू पहाड़ की तरह खड़ी है। और वही फिर उसमें जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में ऐसे 4000 सूत्र हैं, उनको साथ साथ लगाना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। पर उसको आगे जाके बौद्ध व्याकरण की परंपरा भी चली आ रही थी, जिसको जैसे चंद्रगोमन उसमें बहुत मशहूर है, दूसरे लोग भी हैं। और फिर वही परंपरा, उस परंपरा के साथ वो शब्दकोश पढ़ाने की परंपरा भी है, जिसको कहते हैं अमरकोश। अगर हो सके तो माइक्रोफोन बंद करें। नामलिंग अनुशासन के नाम से जो अमरकोश है, वो एक सिनोनिमिक डिक्शनरी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो लगभग पाणिनि के ऐसे 400-500 साल बाद में बनाया गया था। उसको आगे लेके वो परंपरा प्राकृत तक पहुंची है, खासकर जैन अर्धमागधी में। यानी वो परंपरा संस्कृत से खत्म नहीं हुई, वो प्राकृत भाषाओं तक पहुंची है, और अर्धमागधी तक और अवहट तक, जिसको कहते हैं अपभ्रंश अवहट तक भी पहुंची है, खासकर जैनों के साथ। पर उससे आगे आधुनिक भाषाओं तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, हम नहीं जानते ठीक से। पर एक बात तो ये है, जैसे भारतीय तेज भाटिया ने अपने वो हिंदी के व्याकरण की परंपरा पर उन्होंने किताब लिखी, तेज भाटिया उसमें बहुत बड़े विद्वान है। हिंदी ग्रामेटिकल ट्रेडिशन इज प्राइमरीली ओरिजिन और ओरिजिन, बस वो बात है, हमको माननी चाहिए। इब्न बतूता मेक्स, यानी इब्न बतूता उसमें मशहूर है, इन्होंने उसके बारे में लिखा, कुछ व्याकरण और शब्दकोश पर इन्होंने कुछ लिखा। और फिर मिर्जा खान का नाम है उसमें मशहूर है। जब हम वो मुसलमानों की परंपरा को देखते हैं, तुफ़त उल हिंद, आपने शायद उसके बारे में सुना है, वो बहुत बड़ा एक एनसाइक्लोपीडिया, एक विश्वकोश की तरह है। उसमें सारा हिंदुस्तान का ज्ञान एकत्रित है, उसमें संगीत है,
उसमें साहित्य है, कुछ सब अनुवाद फारसी अनुवाद में, और उसमें एक ब्रज का एक व्याकरण भी है। वैसे तोहफतुल हिंद का जो एडिटर है जैदी, वो मानते हैं कि वो 1676 की किताब है, पर वो सच नहीं है। इसमें तेजबातिया ने बहुत अच्छा लिखा, वो यानी 1711 के बाद की एक रचना है, और वो यानी औरंगजेब के जमाने के बाद, औरंगजेब का देहांत तो 1707 में हुआ की किताब है। इसका मतलब है कि वैसे ब्रज में ऐसे है कुछ शब्दकोश की तरह, जैसे मान मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी है, इसमें जैसे नंददास के उसमें ज्यादातर संस्कृत के जो तत्सम लफ्ज को समझाए जाते हैं, जैसे समुची सकत नहीं संस्कृत जान्यो चाहत नाम तिन्नी लगी नंदन सुमति चता रची नाम की दाम। और वो इस तरह से है, जहां संस्कृत के जो तत्सम लफ्ज है जो उस वक्त के आम लोग नहीं समझ पाए, वे समझाए जाते हैं उसमें। थोड़ा सा मैं बस कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी अलग सी एक परंपरा तो थी खासकर ब्रज में, पर सब मिलाकर वो जो पुरानी परंपरा है जो प्रातिशाख्यों से लेकर पाणिनि तक पहुंची है, और उसके आगे जाके हेमचंद्र यानी जैनों तक पहुंची है, अर्धमागधी तक पहुंची है, और अग्रमागधी से लेकर अपभ्रंश अबहट तक पहुंची है, वो आधुनिक भाषाओं से खत्म हो गई लगभग। और वो अमरकोश यानी वो शब्दकोश की जो परंपरा है वो भी उसके साथ वो सही है। या हम इसको खेद की बात माने या सर फिर आपका कैमरा वो माइक आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट है। मोहन कांत जी से म्यूट हो गया है फिर से। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही है। मोहन कांत जी कुछ कर रहे हैं जिससे मूव म्यूट हो गया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। सर आप अपना माइक अनम्यूट करें। अब ऑन है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। अब ऑन है ना, समझ में आती है, ठीक है। मालूम नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, मैं मुझको बताएं जब आ रही हैं। एक मिनट, आ रही आवाज आपकी? आ रही है आवाज, और प्रेजेंटेशन भी आ रही है कि नहीं, दिखाई देती है कि नहीं? आ रही है, ठीक है, वो भी आ रही है। वो नक्शा अभी आ रही है ना, गोडोफ्रेडो सेंसेलियस की। वो एक यानी जो पोर्टुगीज, जो पहले पोर्टुगीज आए थे वास्को दा गामा के बाद 1498 के बाद पोर्टुगीज आए थे। इन्होंने पूरा एक साम्राज्य नहीं बनाया, बस छोटी छोटी जगहों पर। गोवा उसमें सबसे मशहूर है, पर दूसरी जगह भी थी। इसके बाद डच लोग आए थे, और इसके बाद ब्रिटिश लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी के आए थे, फ्रेंच भी आए थे। स्वीडिश लोगों ने भी कोशिश की एक बार, पर फ्रेंच नहीं पसंद करते थे, इसलिए फ्रेंच ने बंद किया उसको। तो वो सबसे पहला भाषाई नक्शा है उपमहाद्वीप का, यही है 1741 का। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स हैं। आप इंडिगो ब्राह्मणियाना इसको कहते हैं यहाँ, ब्राह्मणियाना। आगे जा रहा हूँ, मिशनरी लिंग्विस्टिक्स भारत। वो भारतीय इतिहास के प्रारंभिक चरण में, जिसे आजकल अक्सर कहा जाता है अर्ली मॉडर्निटी या वर्नैक्युलर मॉडर्निटी या देशज आधुनिक था, उपमहाद्वीप पर यूरोपीय प्रधानतम फारसी सीखने लगी, और दक्षिण में तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो ये भी दिलचस्प है कि शुरू में सबसे पुराना व्याकरण वो तमिल का और संस्कृत का है। हेलो, समझ में आती है? बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत ही वो सबसे, और हिंदुस्तानी नहीं, वैसे पुर्तगाल, अन्यथा पुर्तगाली महत्वपूर्ण बनने लगी कुछ हद तक, खासकर फौज में गैर यूरोपीय क्षेत्र में भी पुर्तगाली का प्रवेश हुआ। वो भी दिलचस्प है। उस अवधि से हिंदी में भी अभी तक कुछ पुर्तगाली लफ्ज मौजूद है, आप जानते हैं ना, जैसे मेज, ऐसे बहुत मामूली लफ्ज पुर्तगाली है। मेज सबसे मशहूर नमूना है। और साथ में बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं के साथ यानी हिंदी सहित व्यवहारिक संचार और उनकी प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण उपकरण वाणिज्यिक, औपनिवेशिक और मिशनरी लक्ष्य थे। तो वो सब होने लगा, और हिंदी के साथ वो दिलचस्प मिशनरीज व्याकरण और शब्दकोश के उत्पादन में निर्बाध अग्रदूत थे, और बोली जाने वाले और शास्त्रीय भाषाओं के शब्दकोश, शास्त्रीय तमिल और संस्कृत उसको लेके, और पाठ संपादन के प्रमुख एजेंट्स, और साथ ही अनुवाद में सक्रिय होते रहे। वो हिंदी के साथ भी कुछ हद तक सही है। हम जानते हैं कि अकबर के जमाने में, यानी 16वीं सदी के दूसरे अर्ध में, जेरोम क्साविये के नाम से और कुछ जेजुइट वहां गए थे फतेहपुर सीकरी में, वो जो मशहूर जिसको कहते हैं इबादत खाना, जिसमें वो अकबर के जमाने में वो हिंदू, जैन, बौद्ध और हर किस्म के लोग बुलाए गए थे। उसमें पोर्टुगीज भी थे, जेजुइट्स भी बुलाए गए थे, और उसमें जेरोम क्साविये का नाम मशहूर है। कहा जाता है इन्होंने फारसी का व्याकरण लिखा और शब्दकोश भी, और हिंदुस्तानी का भी, पर वो अभी उपलब्ध नहीं है अभी तक। हो सकता है क्योंकि आर्काइव्स तो बहुत होते हैं, यूरोप में आर्काइव्स बहुत हैं, हिंदुस्तान में भी आर्काइव्स बहुत हैं। वो आर्काइव्स का काम आजकल कम लोग करते हैं, पर हो सकता है कि कुछ इस तरह के कुछ निकल आए। इसके बारे में थोड़ी देर में दोबारा बात करता हूँ। अब मैं सूरत की बात करता हूँ। सूरत दिलचस्प है क्योंकि वो गुजराती भाषीय क्षेत्र है वहां पे, यानी हिंदुस्तानी वहां पे मातृभाषा के रूप में नहीं बोली जाती थी, पर फिर भी इसके बारे में मैं थोड़ी देर में वो फ्रांसवा मरी की बात उठाता हूँ। सबसे पहले यह नक्शा है, लेफ्ट साइड पर यानी दाएं हाथ में एक हिंदुस्तानी तकरीबन 1750 की नक्शा है, वो जयपुर में मौजूद है, जयपुर सिटी पैलेस में, म्यूजियम में, जहाँ पुरानी जयपुर को देख सकते हैं। और दाएं हाथ पर एक फ्रेंच नक्शा है, वो भी लगभग उसी जमाने का है, और उसमें आप सारे जो जिसको कंटोर कहते थे, यानी गो डाउन या जो भी नाम आप ले लें, सब थे। वैसे वो कोई कॉलोनी नहीं था, कोई उपनिवेश नहीं था, वो मुगलों का राज्य था वहां पे, पर इजाजत दी गई थी वहां की यूरोपीय जो वाणिज्य की जो कंपनीज हैं, इनको वहां खोल सकते थे अपना एक वो सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं, गो डाउन कह सकते हैं। नाम था कॉन्टोर, ज्यादातर कॉन्टोर इस्तेमाल करते थे। तो इनको कुछ इसके लिए वजह से कुछ पैसे देने चाहिए थे तब, पर लगभग पूरे यूरोप से वहां जहाज आते जाते थे सूरत में। तो उस वक्त मुंबई का कुछ महत्व बहुत ज्यादा नहीं था, यानी मुंबई बड़े होने से पहले की बात मैं अभी करता हूँ। तो इसके साथ जैसे जैसे माल आने लगा और जाने लगा, उस वक्त हिंदुस्तान से जैसे न सिर्फ कॉटन और प्रिंटेड मटेरियल भी उसका खूब निर्यात होता था, और वापस में हिंदुस्तान में वो सोना और चांदी वगैरह वो सब पसंद करते हैं, और उसके साथ मसाले भी यूरोप जाते थे, वो सब होता था। और सूरत का बहुत बड़ा महत्व था उस वक्त। तो वहां पे लोग आए थे पूरी यूरोप से, और वो भी दिलचस्प है कि वहां कौन से सिक्के मौजूद हैं अभी भी खुदाई में, वो पूरे यूरोप के सिक्के वहां पे मौजूद थे, न सिर्फ मुगल साम्राज्य के सिक्के, पर पूरी यूरोप के, स्पेन के और हॉलैंड के, इंग्लैंड के और फ्रांस के, सब कुछ है वहां पे। तो वहां के जो बड़े बड़े जो बनिया थे, तो पूरी दुनिया से इनके लोग आते जाते थे, पैसे आते थे और लोग आते थे और माल भी आता था। यही है थानवी रिवर। सूरत एक फ्रेंच मैप है,
Marat de Gujarat, partie de l'Empire। या मैं भी कहूँगा, आपने भाषा की बात उठाई, वैसे बहुत अक्सर समझा जाता है, ठीक है विदेश है, विदेश का मतलब है अंग्रेजी, पर आपको मेरे ख्याल से अगर आगे जैसे आर्काइव्स में काम करना है तो अंग्रेजी से आगे जाके कम से कम एक दूसरी जुबान जरूर सीखो, फ्रेंच हो या लैटिन हो या जो भी हो, उससे पूरी एक नई दुनिया खुलती है। वो एक हर जुबान के साथ हो सही है, हिंदी के साथ भी पूरी एक दुनिया खुलती है, स्वीडिश के साथ भी खुलती है एक तरह से। तो वही एक फ्रेंच मैप है। यहाँ आप सूरत देख सकते हैं, और यहाँ से जहाज आते थे और सूरत तक पहुंचते थे, वहां बिकाई होती थी और लेती थी चीजें। ये भी एक डच मैप है, वहां आप देख सकते हैं ये जो दो दरवाजा है, सूरत का दरवाजा यहाँ मौजूद है। मैं अभी थोड़ी देर में एक तस्वीर भी दिखाता हूँ आजकल कैसे दिखते हैं। ये भी डच है, फन डे हियन की तस्वीर है, हाथ से खींच गई। यहाँ भी ये दोनों टावर्स दिखते हैं। और अब मैं एक तस्वीर पिछले साल की मैं दिखाता हूँ, यहाँ इस तरह से दिखता है। तो वो अभी तक है वो फोर, और बहुत अच्छा संग्रहालय बना है पिछले 4-5 साल। अभी भी काम हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ काम, पर मरम्मत का काम चल रहा है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम लोग मेहनत करते हैं। और म्यूजियम के अंदर, संग्रहालय के अंदर में मैप से बहुत कुछ है, और ये है अंदर जाने का रास्ता, बहुत अच्छा, बहुत प्रेम से बनाया गया है। ये बहुत जरूरी, हमारी दुनिया बहुत जल्दी बदलती है और इस तरह की चीजें लोग भूल जाते हैं, और खासकर नई पीढ़ियों तक वो पहुंच। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे यूरोप से ये, उस वक्त सुएज कनाल तो नहीं, चैनल खुला नहीं था, कोई सुएज चैनल नहीं था, तो सारी जहाज जो थी उनको दक्षिण अफ्रीका को पार करके हिंदुस्तान आना पड़ता था। तो बहुत मुसीबत थी उसमें हिंदुस्तान आने में, पर फिर भी वाणिज्य तो अपने खर्चे से आते थे और पैसे खूब आते थे, ऐसा लग रहा है कम से कम। अगला वो यहाँ आप देखते हैं, ये जिसको डच कोर्ट रूम कहते हैं, वो उसी फोर्ट के अंदर में है। यहाँ जो महिला जो आप देखते हैं वो रूबी मालोनी है, इन्होंने किताब लिखी 16वीं शताब्दी की सूरत के बारे में। और यही जगह है जहाँ पहले गोडाउन्स होते थे, आजकल वो खत्म हो गया। वो इसलिए भी खत्म हो गया क्योंकि शिवाजी ने उसको प्लंडर किया, वो सूरत को जलाया, और वो 19वीं सदी में 18वीं सदी में दोबारा, 18वीं सदी के आखिर में दोबारा जलाई गई थी शहर। ये खेद की बात है, पर वो उसको रन से अब कुछ बाकी नहीं है। पर कुछ पुराने मकान है उसके अंदर में जो बिल्कुल पुराने जमाने के पुर्तगाली मकानों की तरह दिखते हैं अभी भी। यहाँ कुछ देख सकते हैं इस तरह के बिल्कुल पुर्तगाली शैली के मकान है। आगे जा रहा हूँ एक और यहाँ, और ये डच सेमेंटरी बहुत महान चीज है वहां पे। तो ये एक यूरोपीय कब्रिस्तान है। तो उस तरह से जो यूरोप से आए हुए जो वाणिज्य थे उस तरह की कब्र बनाते थे। तो आमतौर पर समझा जाता है ये हो नहीं सकता, यूरोपीय तो नहीं दिखता, उस तरह से होता था उस समय में। तो वो जो इसको कहते हैं कल्चरल, ये एक आर्मीनियन कब्रिस्तान है सूरत में। जो सारी जो लिपि है वो आर्मीनियन है। आर्मीनियंस बहुत थे उस वक्त, खासकर वाणिज्य की दुनिया में हिंदुस्तान में। मुगलों की कोर्ट में भी, दरबार में भी आर्मीनियंस हमेशा होते थे, पर वो भी एक चैप्टर है, इसके बारे में अनुसंधान कम हो रहा है यहाँ पर। अभी भी इनकी जो वो मौजूद है सब कुछ, इनकी कब्र और गिरजाघर भी है वहां पे। अगला यहाँ आप देख सकते हैं वो एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जो स्वीडन से जाके सूरत तक जाती थी। अभी भी इनका मुख्यालय मौजूद है ग्योतेबोर्ग शहर में, संग्रहालय भी है उसके अंदर में। और वो यहाँ राइट साइड पर आप देख सकते हैं एक प्रिविलेगियम, यानी यहाँ के जो महाराजा से इस कंपनी को एक प्रिविलेज मिला था, यानी हिंदुस्तान से जो वाणिज्य है उसके साथ उसके लिए एक प्रिविलेज भी मिलता था यहाँ के महाराजा से। आगे मैं जा रहा हूँ, ये स्वेन एरिक ब्राद के एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वो सूरत, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर सूरत, इनकी डायरी है।
उसकी ये मैन्युस्क्रिप्ट हमारी उपसाला यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है। तो इधर उन्होंने सूरत के बारे में लगभग 1750 के आसपास बताया कुछ, और यहाँ कापुसिन्स के बारे में भी बताया। और सबसे पुराना, अगला मैं दिखाई देता हूँ, सबसे पुराना हिंदी का व्याकरण यही है, जिससे तेज भाटिया और काजुहिको माचिदा ने उसका 2008 में इसका एडिशन बाजार में आने लगा। वो आपको ताजुब होगा, वो डच में है, Instruktie auf Overvinje der Hindustanie और Persianer Staaten और आगे जाके, तो वो डच जुबान में एक हिंदुस्तानी का व्याकरण वो 1698 का है। और इसके साथ वैसे शब्दकोश तो नहीं है, पर एक वर्ड लिस्ट सा, एक शब्द सूचना है। वैसे सब लैटिन स्क्रिप्ट में है, जो हिंदुस्तान में इसको बहुत अक्सर इंग्लिश स्क्रिप्ट कहते हैं, पर वो इंग्लिश स्क्रिप्ट नहीं, लैटिन स्क्रिप्ट है। और इसका एक लैटिन अनुवाद 1746 में प्रकाशित हुआ, 43 में प्रकाशित हुआ, या 45 में बेंजामिन नहीं, उसका वो बाद में बेंजामिन शुल्त्ज का वो 1745 का व्याकरण ग्रामेटिका हिंदुस्तानी का बेंजामिन शुल्त्ज एक जेजुइट थे, वो सबसे मशहूर बना। आवाज आती है राजकुमार जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, बहुत खूब। ये है इनका व्याकरण 1745 की है, हिंदुस्तान ग्रामेटिका हिंदुस्तानी का, बहुत महत्वपूर्ण रहा। पर उससे पहले भी बहुत कुछ था, खासकर केटलर और फ्रांसोis मारी de Tours, और दोनों सूरत में थे। तो सूरत का माहौल उस वक्त उस तरह से था कि वो एक तरह से एक अंतरराष्ट्रीय हब, इंटरनेशनल हब सा था, और जिसमें वो माल आया था, जहाज पूरी यूरोप से आए थे, और लोग भी आए थे, मिशनरीज थे, वाणिज्य थे, बहुत कुछ था। तो उसके अंदर में वो जो हिंदुस्तानी व्याकरण लिखने का वो इरादा वहां से, सूरत से, यानी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में शुरू हुआ जी। और उसको आगे जाके वो बेंजामिन शुल्त्ज भी आने लगे, और दूसरे लोग आने लगे, उसको आगे बढ़ा के केतला महत्वपूर्ण, और फिर ग्रियर्सन, फिर वो सारा आखिर में कामतो प्रसाद गुरु, और ये सारा हिंदी में भी इसका की परंपरा शुरू हुई। पर वो शुरू हुई यानी सूरत से और केतला से। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह के ग्रामर यानी व्याकरण के मैन्युस्क्रिप्ट। वही मैन्युस्क्रिप्ट है वो बिब्लियोथेक नेशनल यानी पेरिस में 1704, आप देख सकते हैं नीचे लिखा है ग्रामेटिका लिंगुए इंडियाने वुल्गारिस सिवे मंगोलाने, यानी वो कहते हैं इसको वो मोगोलाना यानी जुबाना, लिंगुआ मोगोलाना कहते हैं लैटिन जुबान में, और वो यानी मोगोल्स लैंग्वेज। पर वो इसको हिंदुस्तानी भी कहते हैं। ये अगला मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका पहला पन्ना है, हिंदुस्तान, यहाँ हिंदुस्तानी का नाम आता है। और वो हिंदुस्तानी, वो दीर्घ ई है ना, वो तो आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा, क्यों दीर्घ ई से क्यों लिखते हैं। हिंदुस्तानी बोली लेफ्ट साइड पर, वो स्क्रिप्ट इसको मोड़ी कहते हैं। मोड़ी वो देवनागरी से नजदीक है। वो मोड़ी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी और गुजराती के बीच में कुछ है। पुराने जमाने में मराठी भी इसी स्क्रिप्ट में लिखते थे। और वो यहाँ हिंदुस्तानी में दीर्घ ई क्यों लिखते हैं, पर आप भी जानते होंगे ना, गुजराती और मराठी में दीर्घ उच्चारण में दीर्घ ई और ह्रस्व ई में फर्क नहीं करते ज्यादातर। इसको मीट कहते हैं और मीटना कहते हैं, अमित कहते हैं गुजराती में, अमित को कहते हैं। उस तरह से वो दीर्घ और ह्रस्व ई में उच्चारण में फर्क नहीं करते, और यहाँ लिखने में भी कभी कभी फर्क। जैसे जो तद्भव शब्दावली है गुजराती में और मराठी में, आपको ताजुब होगा कि उसमें बहुत अक्सर ह्रस्व ई की जगह पर दीर्घ ई लिखते हैं। और उसके साथ जैसे आप यहाँ देखते हैं अनुनासिक भी लगाते हैं, अनुस्वार भी लगाते हैं। अनुनासिक है अनुस्वार, चंद्र बिंदु जैसे भी कहें इसको। आप पढ़ने में दिक्कत होगी यहाँ। ये श्री वो तो है ना श्री, और फिर वो खुदा है, खुदा लिखा है, खुदा नहीं खुदा, और हाँ इसके साथ लगाते हैं का नाम, वो ऊपर वो बिंदु है, ये बिंदु है वो मोड़ी स्क्रिप्ट में
का नाम सु हिंदुस्तानी बोली, आप पढ़ सकते हैं ना, बोली, जैसे गुजरात में भी इस तरह ला इस तरह से लिखते हैं, बा और ला, बोली का शब्द नाम उपासना और ये सब है, और ये इस तरह से है, बहुत दिलचस्प है ना। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 1703 हिंदुस्तानी 1703 का मतलब बहुत दिलचस्प। यहाँ जैसे देउस खुदा, यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर देउस खुदा, और वो भी फैक्टुस, वो यानी शब्दकोश लैटिन में है, फैक्टुस यानी किया हुआ, एक ही लफ्ज में, यानी वहां जो लिखने का तरीका बिल्कुल अलग था उस जमाने में, किया हुआ एक ही लफ्ज में, दो लफ्ज नहीं, किया हुआ में, और दीर्घी फिर आप देख सकते हैं ना, फैक्टुस किया हुआ। तो लिखने, उसको पढ़ना आसान काम नहीं। जैसे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, एक तो ये है देउस खुदा, परमेश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर, आप देखते हैं ना, परमेश्वर, परमेश्वर यानी का मतलब परमेश्वर, पर वो लिखता है परमेश्वर, आप देखते हैं ना, खुदा परमेश्वर। और नीचे देवता, फाल्सुस देवस, देवता, वा और था के बीच में रस्व आ नहीं है इसको एक ही अक्षर में लिखते हैं, देवता, वता, वा उक्ता एक ही में। तो इस तरह का, वैसे पढ़ना इतना आसान नहीं है, काम नहीं है जब हम मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं। और ये है अगला मैन्युस्क्रिप्ट 840, वही पेरिस का, वो यहाँ ये व्याकरण का है, पर वो सबसे पहला पन्ना यहाँ लैटिन में है और लैटिन स्क्रिप्ट में। Thesaurus lingua indiana de latino per proprios caracteres conscripte, proprios caracteres यानी इनके अपनी अक्षरों, अपने अक्षरों में लिखा, यानी इसका मतलब है मोड़ी स्क्रिप्ट में, जो देवनागरी और गुजराती के बीच में एक लिपि है, तो वही है। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं साल भी, यानी M का मतलब 1000, D का मतलब 500, C का मतलब 100, यानी 1703। और फिर इस तरह से है। उधर पेरिस नेशनल में वो 840 मैन्युस्क्रिप्ट है, और इसके साथ 839 का वही है अंकेटिल ड्यूपेरन की कॉपी, जो जैसे मैंने पहले कहा 1784 का तकरीबन है। तो इन्होंने उस वक्त इन्होंने कॉपी किया, और लगता है कि वो प्रिंटिंग के लिए देना चाहते थे, पर वो नहीं हुआ। अगला ये फ्रांसवा मैरी de Tours की एक किताब है, वो फ्रेंच जुबान में, यानी वो फ्रेंच थे, वैसे वो बहुत साल तक लगता है कि इटली में थे, फिर इटली से जाके वो दमास्कस में रहे, सीरिया में रहे, फिर अरबी सीख ली, फिर वहां से जाके वो कापुसिन्स जो थे इनका इस्फहान में, यानी सफावीद जो साम्राज्य थे इस्फहान में, वो इनकी राजधानी थी। इस्फहान में इनका अपना एक खानका था, यानी एक मकान जहां रहते थे यूरोप के से आए हुए कापुसिन मॉन्क्स, और वहां से गए थे सूरत, यानी इस्फहान से सूरत गए थे। बहुत दिलचस्प आदमी है। फिर सूरत से बाद में गए थे लासा, तिब्बत गए थे, पर वहां पे उन्होंने तिब्बती व्याकरण और शब्दकोश भी लिखना शुरू किया, पर इस बीच में मर गए, पटना में मर गए, 1709 में मर गए, देहांत हुआ इनका। आगे जा रहा हूं, यही शब्दकोश है, यह पढ़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड पर वो लैटिन में है, इसके बाद हिंदुस्तानी यानी मोड़ी लिपि में, फिर फ्रांसे यानी फ्रेंच जो चौथा है, और आखिर में इनकी अपना एक लैटिन अक्षरों में एक ट्रांसलिटरेशन। अगला मैं दिखाता हूँ, एक और नमूना दिखाता हूँ यहाँ। ऐसे यहाँ अब्डोमेन, यानी हमको डिटेल में नहीं देखना चाहिए, ठीक है, छोड़े। सिर्फ लेफ्ट साइड पर लैटिन है, और वो मोड़ी हिंदुस्तानी है, और हमेशा 25 लफ्ज है, हर एक पन्ने पर 25 लफ्ज है, फिर हर एक का एक नंबर है जाकि गड़बड़ नहीं हो, और फिर राइट साइड पर भी वही नंबर लिया जाता है। और आखिर में एक जैसे अगले पेपर पर भी वो इससे शुरू है, वो अबलतवा उसी लफ्ज से शुरू है अगला पेपर, जाकि अगर पेपरों में गड़बड़ हो बाद में उसकी किसी तरह से ठीक किया जा सकता है। वैसे हर पेपर पर ऊपर एक
नंबर भी है, यानी पन्ना भी दिया रहता है, पृष्ठ नंबर भी है। अगला यहाँ आप कलर में देख सकते हैं, रंगीन देख सकते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है, राइट साइड पर आप यहाँ जो अरबी लफ्ज इनको वो जानते थे, यहाँ नस्तालिक में या एक अरबी नक्श में भी लिखते थे, उसमें गलतियां भी ठीक करते थे, कई गलतियां हैं बीच बीच में जिन्होंने शुद्ध किया इनको। तो इस तरह की बहुत चीजें हैं, बहुत दिलचस्प है। डिटेल में इनको पढ़ना आसान काम नहीं, जैसे मैंने कहा था, पर वो काम हो रहा है। उम्मीद है कि शायद अगले साल में वो वेबिनारी हम पब्लिश करेंगे, फिर वो इस तरह से जो काम करते हैं इस तरह से दिखता है। वो एंट्रीज लेफ्ट साइड पर हम लैटिन में लिखते हैं, इसके बाद वो जो लैटिन है उसका इसका वो जो अक्षर है वो भी आजकल के लैटिन से थोड़े अलग हैं। वैसे 90% एक ही है, पर कुछ अंतर है, इसलिए जाके लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो, हमने इसका मानकीकृत लैटिन का रूप भी देते हैं यहाँ पे, और मानकीकृत फ्रेंच भी देते हैं। और यहाँ आप देखते हैं देवनागरी में मोडी हम इस्तेमाल नहीं करते, देवनागरी इस्तेमाल करते हैं। और फिर इनका वो आधुनिक हिंदी, ऐसे 80-85% आजकल के हिंदी में भी मिलते हैं लफ्ज। बाकी गुजराती के हैं, कुछ मराठी के हैं, और कुछ ऐसे लफ्ज जो जिनके बारे में हमको मालूम नहीं है, तो वो सब कुछ है। पर ज्यादातर आजकल की उनकी जुबान आजकल की हिंदी से काफी नजदीक है। वो एक सतुकड़ी सी खड़ी बोली सी एक हिंदुस्तानी का नाम लेते हैं वो। और आगे जा रहा हूँ, यहाँ उसको दूसरे ढंग से भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या वो कंप्यूटर पर आप दिखाने में दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम काफी फ्लेक्सिबल है, इसको फील्ड वर्क एक्सप्लोरर कहते हैं। या तो बिल्कुल शब्दकोश के रूप में इसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्दकोश का है ना, लैटिन सबसे पहला है, यानी कीवर्ड लैटिन का है, फिर इसके बाद देवनागरी, फिर इसका अजीब सा ट्रांसलिटरेशन आ रहा है। आगे अभी थोड़ी देर में मैं खत्म करता हूँ। या ये इनका मैन्युस्क्रिप्ट यानी व्याकरण का एक इंट्रोडक्शन है, और वो खासकर दिलचस्प है जब हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी की बात उठाते हैं। यहाँ पूरे व्याकरण का कुछ हिंदी से हिंदुस्तानी का कुछ परिभाषा भी देते हैं। और इसी पन्ने पर नंबर 2, आप ऊपर पन्ना लिखा है 2, मैं उसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, यही है। और यहाँ लिखा है, वो लैटिन जुबान में है, Tres sunt apud Indiarum inculas usitate linguae scientificas skilicet vulgaris se vulgaris et gentilitia। यानी कहने का मतलब है, यानी भारतीयों के साथ ऐसे 3 किस्म की जुबानें प्रचलित हैं, और एक को कहते हैं स्किएंटिफिका, यानी वो अंग्रेजी में साइंटिफिक, यानी इसका मतलब एकेडमिक कहना चाहिए, एकेडमिक। और दूसरी जुबान है वुल्गारिस, यानी वल्गर या यूनिवर्सालिस, यूनिवर्सल, अंग्रेजी में यूनिवर्सल कहते हैं। और तीसरी जुबान है जेंटिलिया, हर एक यानी आम लोगों, अलग अलग जो जातियों की। तो एक है, आगे जाता है, मैं उसको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। इसको ये सबसे पहला जिसको साइंटिफिका कहते हैं, वो यूरोप के लोग ब्राह्मणिका कहते हैं, यानी ब्राह्मणिक लैंग्वेज कहते हैं, पर लोग खुद इसको संस्कृता कहते हैं। आप देखते हैं ना, संस्कृत, जैसे गुजराती में कहते हैं ना संस्कृत, संस्कृति, कृष्णा की जगह पर तो संस्कृता यानी संस्कृत। तो दूसरा है लिंगुआ वुल्गारिस से यूनिवर्सालिस, इसका मतलब है यूनिवर्सल लैंग्वेज। वो पूरी, और ये अब दिलचस्प है, वो कहते हैं कि quae in universo magni mogolis quod vastissimo est ad dilatatum imperio omnibusque eius circumquaque vicinis marisque litoribus usitatur। यानी दूसरी जो जुबान है वो पूरे मुगल एम्पायर में इस्तेमाल किया जाता है। और वो 1703-4 की बात है, वो औरंगजेब का जमाने में, जब मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा, काबुल से लेके दक्षिण तमिलनाडु तक, और असम से लेके या मुंबई तक वो मुगल साम्राज्य होता था। और इसके अलावा वो पूरे ये लिखते हैं 1703 में कि वो पूरी मुगल के एम्पायर में समझी जाती, बोली जाती है वही जुबान। और इसके अलावा
विचिनिस मारिस्क्वे लिटोरिबस, इसके अलावा वो जो समुद्र के किनारों पर भी, यानी समुद्र के किनारे कौन से हो गए, वो मुगल राज्य के बाहर के समुद्र के किनारे पर, यानी मैं समझता हूँ दक्षिण भारत के हैं जो समुद्र मुगल राज्य के बाहर है, वो कहते हैं वहां पे भी वही जुबान चलती है। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इस तरह का स्रोत मैंने अभी तक नहीं देखा कि 18वीं सदी में कोई लिखता है कि हिंदुस्तानी मुगल साम्राज्य के अंदर में पूरी तरह से बोली जाती है, समझी जाती है, और उससे बाहर भी दक्षिण भारत में। वो दूसरा कोई इस तरह का स्रोत मेरी जानकारी में नहीं है। इसके अलावा लिखते हैं कि हर एक प्रोविंस habet proprium, हर एक प्रोविंस यानी सूबा की अपनी जुबान है, पर हिंदुस्तानी पूरी साम्राज्य में चलती है। आगे जा रहा हूँ, ये दिलचस्प नहीं है, मैं अभी आखिर तक पहुंच रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। ये हाँ, व्याकरण की शुरुआत, यहाँ अक्षरों की पढ़ाई होती है। देखिए ये मोड़ी, यहाँ कुछ अलग अलग किस्म की लिखने की का तरीका है। यहाँ आप देखते हैं थोड़ा सा, जैसे आ अलग अलग तरीके से लिखता है कभी कभी, और ई भी ऊ के दो तरीके हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे फर्क है। ये मोड़ी लिपि है, जिस तरह से आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मिलता है, मैंने इधर इंटरनेट से कहीं से ढूंढ निकाला। और फिर सवाल यह है कि कौन सा, जब वो लिखते थे ऐसे 4 स्तंभ है ना, जैसे मैंने कहा था, लैटिन, फिर मोडी हिंदुस्तानी, फिर फ्रेंच, और आखिर में एक ट्रांसलिटरेशन। सवाल ये कि कौन सा पहला था, कहना मुश्किल। मुझे लगता है लैटिन सबसे पहला, इन्होंने लैटिन का लिस्ट बनाया, फिर इन्होंने वो दूसरे भी बनाए इसके साथ, ऐसा लग रहा है। पर कभी कभी इन्होंने लैटिन का भी वो शुद्धिकरण किया, तो थोड़ा सा अभी भी शक है, डिफरेंट है। या हाँ, अरबी के वो, ये मेरे ख्याल से जो मोटे से अक्षरों में लिखा है वो नस्क की तरह है, वो इनका फ्रांसोis मेरी एडिटर का अपना हाथ का है। बाकी यहाँ एक नस्तालिक की तरह वही एक अरबी है, किसने लिखा मुझे मालूम नहीं। और यह 3 अलग अलग ढंग है लिखने के अरबी में, वो मैं नहीं जानता, अभी वो चल रहे। ठीक है, अब उपसंहार तक पहुंच रहा हूं। एक ये बात है कि वैदिक प्रातिशाख्य से शुरू होने वाली महान उपमहाद्वीपीय व्याकरण की परंपरा पाणिनि की अष्टाध्यायी के साथ एक प्रारंभिक शिखर तक पहुंची है। दूसरी है, इससे आगे जाकर हिंदू, बौद्ध और जैन व्याकरणिक परंपराएं उपलब्ध हैं। वे न सिर्फ शास्त्रीय संस्कृत, यानी जिसको पाणिनि उद्दीच्य कहते हैं, संस्कृत का नाम नहीं उठाते, उद्दीच्य कहते हैं उसको, पर प्राकृत और अपभ्रंश में भी जारी है। 3, वे परंपराएं आधुनिक भाषाओं तक आगे तक नहीं पहुंच पाई हैं। तोहफतुल हिंद में मिर्जा खान ने ब्रज व्याकरण की तारीख 17वीं शताब्दी में नहीं है, वो औरंगजेब के बाद की अवधि की कृति है। इससे परे एक फारसी जुबान में लिखी गई और एक परंपरा शुरू नहीं हुई है। तो वो एक तोहफतुल हिंद अपने आप में एक कृति है, बहुत अच्छी है, बहुत दिलचस्प भी है, पर उससे आगे परंपरा नहीं बनी। हिंदी व्याकरण की परंपरा औपनिवेशिक युग के उपोत्पाद के रूप में शुरू हुई और गैर हिंदी भाषिक क्षेत्र में, यानी गुजरात के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह सूरत से उपलब्ध है। सबसे पहले नाम से डच, लैटिन और फ्रेंच है, नमूने डच, लैटिन और फ्रेंच है। अंग्रेजी और हिंदी बाद में आई। कामता प्रसाद गुरु का मानक व्याकरण इस परंपरा का एक नतीजा है, का एक फलस्वरूप है। और 6, लोकप्रिय भ्रांतियों के विपरीत हिंदी हिंदुस्तानी व्याकरण के प्रणेता न तो ब्रिटिश थे और न ही भारतीय। शोध के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण फ्रांसीसी, फ्रांसोis मेरी एडिटर साहित्य में का महत्व, और साहित्य में इसका महत्व है गार्सन दे तासी। इसके बारे में अभी तक मैंने बात नहीं की, वो भी 19वीं सदी के बहुत मशहूर हिंदुस्तानी के रिसर्चर थे साहित्य के।
अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, इनका महत्व अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। 7, मोगल अदालत में जेसुइट मिशन द्वारा निर्मित प्रारंभिक हिंदुस्तानी व्याकरणिक और धार्मिक रचनाएं इस समय के लिए दुर्गम है, अभी तक उपलब्ध नहीं है। SOAS यानी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में पुस्तकालय में मार्स्टन संग्रह में, मार्स्टन कलेक्शन, जेरोम क्साविये के नाम से एक शब्द सूची इस परंपरा का पता लगाने के लिए बदल सकती है, लेकिन इससे और अधिक शोध का आवश्यकता है। यानी वो जो उसके जेरोम क्साविये के नाम से जो मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है SOAS लाइब्रेरी में, वो उस जमाने का नहीं है, वो बाद का है। पर हो सकता है कि वो सिर्फ एक कॉपी है, एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी है, पर इसके बारे में अभी तक कुछ कहना नामुमकिन है, कम से कम मेरे लिए। 8, प्रारंभिक आधुनिक हिंदी व्याकरणिक और शाब्दिक परंपरा अभी भी पहेलियों से भरी हुई है, जैसा कि पहले से ही तेज भाटिया की मोनोग्राफी प्रदर्शित करती है। केटलर और फ्रांसोis de Tours पर हाल के शोध कार्य महत्वपूर्ण पहेली टुकड़े हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर अभी भी अंधेरे में बहुत अधिक है। 9, फ्रांसोis de Tours वेबनरी एडिशन अर्ली मॉडर्न हिंदी लेक्सिकोग्राफी पर एक शुरुआती बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो इससे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। एक बार फिर मैं बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, और शताब्दी व्याख्यान माला में मेरा शामिल होना बहुत बड़ी आदर की बात है। और मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल होंगे और कुछ बहस कर सकते हैं, कुछ आलोचनात्मक ढंग से भी मेरी जो मैंने बोला, जिसके बारे में मैंने बोला, उसको भी उठाए, जो भी मन में आए। तो इसके बाद एक बार बेस्टर साहब को मैं धन्यवाद दूं फिर से, और जो लोग इसमें शामिल थे, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं, और एक एक करके माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है टाइप करके पूछेंगे तो फिर वो समस्या नहीं होगी, कई लोगों का माइक एक साथ ऑन हो गया। वैसे ही आप पर है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो जो अभी हमारे सामने कुछ सवाल तो नहीं आए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही कुछ प्रश्न आप लोग टाइप करके या माइक ऑन करके, एक व्यक्ति एक बार में एक ही माइक ऑन करे जिससे वो डिस्टर्बेंस ना हो। मैं एक व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी जो प्रेजेंटेशन कि 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी तक आपने कहा कि हिंदुस्तानी का कोई एक रूप, जिसको आज हम हिंदुस्तानी कहते हैं, वो पूरे भारत में समझी जाती थी। क्या दक्षिण में भी वो समझी जाती थी? दक्षिण हाँ, वो वही दिलचस्प है कि फ्रांसोis de Tours, यानी फ्रांसोis de Tours राष्ट्रवादी नहीं थे इस तरह से, पर अगर फ्रांसोis de Tours के जैसे कोई इस तरह से लिखते हैं कि वो जुबान पूरे मुगल साम्राज्य में बोली जाती है और साम्राज्य के बाहर किनारों पर भी, यानी कि मैं समझता, वो नहीं कहते कि तमिलनाडु में, वो समुद्र के किनारों पर लिखते हैं। तो पर इस संदर्भ में वो स्पष्ट है कि वो दक्षिण, मेरे ख्याल से कि वो दक्षिण भारत के जो किनारे हैं। अगर इस तरह फ्रांसोis de Tours जैसे लोग इस तरह से लिखते हैं तो मेरे ख्याल से सही ही होगा। तो इनका कोई आइडियोलॉजी उसमें नहीं है। बिल्कुल। तो क्या इससे ये निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि अंग्रेजी से पहले भी, यानी कॉलोनियल पीरियड 19वीं सेंचुरी से पहले 18वीं सेंचुरी में हिंदुस्तानी का कोई एक रूप था जो उत्तर से दक्षिण तक जिसका चलन था, और उसके सहारे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? वैसे पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं है, पर फ्रांसोis de Tours का जो लिखते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण तात्विक मामला उसमें उठाया जा सकते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा था, पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं है, पर अगर फ्रांसोis de Tours इस तरह से लिखते हैं तो कुछ ना कुछ
तथ्य इसके साथ होगा। तो वो और वो बहुत, इसलिए मैं कहता, इसलिए मैंने वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी से शुरू किया। इस पर अभी तक ध्यान नहीं गया था। मैं खुद हिंदी वाला नहीं हूँ इस तरह से, मैं हिंदी का प्रचार करने वाला नहीं हूँ। वैसे हिंदी से प्रेम है जरूर मेरे पर मैं अपने को प्रचारक नहीं समझता। पर मैं मेरे ख्याल से इसका साफ प्रमाण है यहाँ पे कि उस वक्त भी जो हिंदुस्तानी, और जो मैं ये कहना चाहता था कि जो उनकी जुबान है जिसके लिए वो लिंगुआ मोगुलाना या हिंदुस्तानी का नाम लेते हैं वो आधुनिक हिंदी से बहुत दूर नहीं है। वैसे वो एक ही जुबान नहीं है, थोड़ी अलग है, पर फिर भी बहुत दूर नहीं है। और वो कहते हैं कि वही जुबान सब लोग समझते बोलते भी हैं, और दक्षिण में भी यानी किनारों पर समझी जाते हैं कम से कम। वो एक बहुत दिलचस्प मामला है, पर अभी तक ध्यान नहीं गया उस तरह से। वो हम ज्यादा अनुसंधान उस पर नहीं है। पर मैं मानता हूं कि उसमें अगर हम और भी इस तरह से आर्काइव्स में काम करें तो और भी इस तरह की बातें को हमको उठाना चाहिए। हमको पूरी तरह से वो जो मिशनरीज क्या लिखते हैं वगैरह, इसको देखना चाहिए और निष्कर्ष हम खुद ले लें। हम माने या ना माने वो अलग सी बात है, पर निष्कर्ष हम खुद ले लें। पर वो बहुत दिलचस्प है जो इस तरह के लोग लिखते हैं, और खासकर फोंसा मरी दुतूर। ये डॉक्टर मोनिका अलवाकर ने एक जानकारी दी है, और उस पर वो कहना चाहती हैं कि आपने कहा कि जो ये मोडी भाषा है, मोडी लिपि, हाँ, तो ये इसका संबंध मराठों से भी था। हाँ, और उनको कहना है कि शिवाजी मोडी लिपि जानते थे। शिवाजी को मोडी लिपि की जानकारी थी, ऐसा वो बता रही है। पुराने जमाने में मराठी ज्यादातर मोडी लिपि में लिखते थे, देवनागरी में नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। सर, ये जो आपने अभी बताया कि दक्षिण के कुछ हिस्सों में जहाँ तक औरंगजेब का राज्य विस्तार है, और दक्षिण में पहली बार औरंगजेब के ही शासन में दक्षिण तक बहुत विस्तार हुआ था, तो वो भी गोलकुंडा के आसपास तक गए थे वो लोग। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये पूरे दक्षिण का मसला नहीं है। वो गोलकुंडा, वो हैदराबाद वगैरह के आसपास का एरिया जो अभी भी कमोबेश हिंदी समझता है, उसका मामला है। तो सर, एक मेरा ये सवाल था, जो ये मुगलिया लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ये कल्चर कब से खत्म हुआ? कब से उसे हिंदुस्तानी कहा जाने लगा? मुगलिया की जगह, मुगलिया की बजाय हिंदुस्तानी या फिर हिंदी का जो कल्चर, हिंदी कहने का जो रिवाज शुरू हुआ, ये कब से देखा जाता है? अच्छा, एक तो ये बात है कि भाषा का नाम, और एक ये है कि भाषा, वैसे मैंने कहा था, पाणिनि जो जुबान जिसकी परिभाषा करते हैं, वो इस जुबान को उदीच्य कहते हैं। ज्यादातर संस्कृत नहीं कहते, उदीच्य यानी उत्तर की जुबान। वो पाणिनि की ये अपनी शब्दावली है। और जैसे उर्दू को पहले क्या कहते, उर्दू का नाम बहुत बाद में आने लगी। पहले उसको जुबान मुअल्ला कहते थे, रेख्ता कहते थे, या हिंदुस्तानी हिंदवी, अमीर खुसरो हिंदवी कहते हैं। वी वाव, इसमें वाव है उर्दू में, नस्तालिक स्क्रिप्ट में हिंदवी कहते थे। और दक्षिण में बहुत अक्सर दक्किनी का नाम भी प्रचलित है। आजकल हमारी हिंदी वाले कहते हैं दक्किनी, तो वो हिंदी ही है। उर्दू वाले कहते हैं नहीं, उर्दू है। इसके बारे में बहस चल रही है। पर आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भाषा का नाम तो एक बार, या फोंसा मरी दुतूर लिंगुआ मोगुलाना कहते हैं, पर हिंदुस्तानी का नाम भी लेते हैं। अलग अलग नाम है उनकी। मैन्युस्क्रिप्ट में, पांडुलिपि में हिंदुस्तानी चलती है, लिंगुआ मोगुलाना चलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है इसके लिए। पर वो, जैसे मैंने कहा था, वो जुबान हम आजकल की हिंदी से नजदीक है। और जैसे आप देखते हैं, मैंने कुछ नमूने दिए थे, खुद यानी देवस यानी भगवान, वो खुदा इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों। तो मुझे थोड़ी सी, वो जिस तरह से महात्मा गांधी भी कहते थे ना, हिंदुस्तानी का मतलब है उसमें जो भी उर्दू लफ्ज़ से ले लो, जो भी संस्कृत तत्सम हो ले लो, वो इसको हम हिंदुस्तानी कहेंगे। और जो भी स्क्रिप्ट हो उसमें लिख दो इसको, या नस्तालिक हो या देवनागरी हो। वैसे स्क्रिप्ट का आजकल बहुत अक्सर हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट से जोड़ देते हैं। जिस तरह से मराठी, हमने अभी कहा, पुराने जमाने में मराठी को ज्यादातर मोडी स्क्रिप्ट में लिखते थे।
पर आजकल हम एक भाषा की पहचान बहुत ज्यादा एक स्क्रिप्ट से लगाते हैं। पर मान लीजिए जैसे तुर्किश ने, वैसे अतातुर्क ने 1920 के बाद इन्होंने फैसला किया हम अरबी लिपि ने नहीं, आप हम लैटिन स्क्रिप्ट में तुर्किश लिखेंगे। क्या वो कम तुर्किश है दूसरी जुबान लिखने में? ऐसा नहीं है। जिस तरह से वो या इंडोनेशियन आजकल वो भी लैटिन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, क्या वो कम इंडोनेशियन है क्योंकि वो पुरानी मलाई स्क्रिप्ट आजकल इस्तेमाल नहीं की जाती है? वो अलग सा मामला है। वैसे उस वक्त मुझे जानता, पर मुझे मालूम है जैसे सुनीति कुमार चैटर्जी ने सुझाव दिया था 1930 की बात है, यानी आजादी के पहले की बात है, कि सारे हिंदुस्तानी जुबानें लैटिन स्क्रिप्ट में लिखो तो फिर एक दूसरी की जुबान कम से कम पढ़ सकता है और हम तत्सम लफ्ज पहचान लेते हैं। वैसे वो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आजकल देवनागरी बहुत मानते हैं, हिंदी के साथ जोड़ देते हैं। पर अगर हम इतिहास को देखते हैं, अगर हम 18वीं सदी तक वापस जाते हैं, उस वक्त मामला अलग था। उस वक्त हिंदी में कई लिपियों में लिखते थे, हिंदी भी हिंदुस्तानी भी कई लिपियों में लिखते थे। और जब हम जैसे मैंने कहा था पांडुलिपियां, अगर आप हिंदी की पांडुलिपिक परंपरा में जाते हैं तो आपको बहुत कुछ लिपि के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। वो आसान काम नहीं है। तो आप जानते होंगे। मेरा सवाल सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। मेरा सवाल कुछ इस तरह से था कि जिसे फ्रांसवा मदतूर लिंगवा मुगलाना कहते हैं, क्या वही लिंगवा मुगलाना गारसा दतासी और ग्रियर्सन भी कहते हैं? अगर नहीं तो क्या उनपे, क्योंकि वो मुगल सल्तनत में लिख रहे थे, तो उसका प्रभाव था मुगलाना कहने के पीछे? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो फारसी यानी लिंगवा मुगलाना फारसी? अच्छा नहीं, वो हिंदुस्तानी को लिंगवा मुगलाना कहते हैं। वो कोई फारसी से कुछ लेना देना नहीं है संदर्भ में। वो फारसी मैं सर समझ रहा हूँ। उनका कहने के पीछे क्या वो राजनीतिक नोशन तो नहीं था कि वो औरंगजेब के समय लिख रहे हैं या फिर औरंगजेब के प्रवर्ती शासकों के समय लिख रहे हैं? तो इस वजह से नहीं लिख रहे हैं कि चलो मुगल सल्तनत खुश हो? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा समझता हूँ। ये प्रक्रिया गारसा दतासी में मिलती है क्या? ग्रियर्सन ये लिंगुआ मुगलाना कहते हैं क्या? हिंदुस्तानी को लिंगुआ मुगलाना या गारसा दतासी या ग्रियर्सन कहते हैं ऐसा? हाँ, समझता हूँ। मेरे ख्याल से वैसे सूरत मुगल साम्राज्य खुद सूरत के बिल्कुल बाहर थे, बहुत दूर थे। और इन्होंने शब्दकोश और व्याकरण वो 1703 वो एक आधे साल तकरीबन 6 महीने तक वो रोम आए थे पहली बार। वो तकरीबन 1680 के बाद हिंदुस्तान पहुंचे थे, ठीक से हमको पता नहीं। फिर 20 साल तक रहे, फिर आधे साल वो रोम वापस आए थे। वो मेरे ख्याल से वहां पे प्रिंटिंग करवाना चाहते थे इस व्याकरण का, पर वो नहीं हो पाया, आपको मालूम नहीं क्यों। और फिर उन्होंने वो व्याकरण इन्होंने वहां रोम में लिखा। तो मेरे ख्याल से वो मुगलों के साथ उस तरह का, जिस तरह से आजकल जो राष्ट्रवाद है वो उस तरह से नहीं चलता था। मुझको ऐसा नहीं लगता इन्होंने, जैसे आप कहते सुल्तान या मुगलों को खुश करने के लिए कहा इसको लिंगवा मुगलाना। वो बस ये कहना चाहते थे कि वही जुबान जो है ना, वो वैसे वो व्याकरण हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, वो यूरोप के लोगों के लिए लिखा गया था और यूरोप में प्रकाशित होने वाला था, पर प्रकाशित नहीं हुआ। पर यहाँ यूरोप में लोगों को मालूम था वहां मुगलों का राज्य है, तो इसलिए उन्होंने उसको मेरे ख्याल से वही नाम रखा। या हो सकता है कि इन्होंने अपने लोगों से भी ये सुना कि इस जुबान को मुगलों की जुबान कहा जा सकता है, वो हमारी गुजराती से अलग है, ये भी मुमकिन है। इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च होना चाहिए। आपकी बात सही है। एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तानी या आप अपना नाम बता सकते हो? मेरा नाम शिव कुमार सिंह है, मैं लिस्बन से बोल रहा हूँ और वेस्लर साहब को काफी समय से जानता हूँ। जी, हम एक दूसरे को जानते हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, बड़ा मजा आया। और अपने आप में यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे शायद ज्यादा शोध करने की जरूरत है। और इस संदर्भ में हिंदुस्तानी से हटके जो है कि मैं दक्षिण भारतीय भाषाओं के संदर्भ में बोलना चाहूंगा एक छोटी सी बात, क्योंकि पुर्तगाली संदर्भ यहाँ पे है और महत्वपूर्ण है। तो काफी समय तक जो दक्षिण भारत के जो सारे जो तटीय संबंध हैं या जो भी कोरोमंडल जिसको हम कहते हैं, इन सभी भाषाओं के ऊपर जो मिशनरीज ने, पादरियों ने जो भी शोध किया, जो भी चीजें लिखी,
उन सबका वो एक नाम देते थे मालाबारी भाषाएं। बहुत बाद में उन्होंने तमिल, तेलुगु तो बहुत बाद में आया, तमिल और मलयालम शब्द जो है बहुत बाद में उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इस पर एक ठीक ये अंदाजा लगाना कि किस वजह से मलाबार कहते थे या बाद में क्यों तमिल तेलुगु कहना शुरू कर दिया, या मुगल कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे, बाद में से हिंदी, इस पे कभी भी जो है हम 100% जो है कि पूरे विश्वास से नहीं कह सकते कि यही एक कारण रहा होगा, है ना। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, और ये अलग अलग मतलब संदर्भों में हम देखें तो ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि मंगोली भाषा या मुगली भाषा और हिंदुस्तानी के संदर्भ में भी है, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, खुद भारतीय उपमहाद्वीप में भी ऐसा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या ये जो हिंदी की जो कैथी लिपि है, कैथी लिपि और मोड़ी लिपि में क्या कोई सिमिलरिटी है क्या? एक हाँ, थोड़ा वैसे मोड़ी में ऊपर में एक रेखा है, वो गुजराती की तरह नहीं है, और खैती में वो ऊपर की रेखा नहीं है। वही सबसे बड़ी फर्क है शायद, वो सबसे बड़ा फर्क है शायद। और खैती खासकर बहुत दिलचस्प है, 19वीं सदी में वो जो कायस्थ थे ज्यादातर वे खैती के पक्ष पर थे। कुछ वक्त तक जैसे जो नागरी प्रचारणी सभा और कायस्थों के बीच में उस पर काफी बड़ा मतभेद हुआ कि हिंदुस्तानी में नागरी में लिखनी चाहिए, देवनागरी में लिखनी चाहिए या खैती में। तो वो खैती अब लगभग खत्म हो गए, पर जैसे प्रेमचंद को खैती आती थी, वो खैती, कुछ इनके जो पत्र थे, जो उनके खत थे, वो जब किसी को भेजते थे जो खुद कायस्थ थे, ज्यादातर खैती में ही लिखते थे। तो प्रेमचंद पहले नस्तालिक में लिखते थे, इसके बाद खैती में और देवनागरी में लिखना इन्होंने बाद में सीख लिया ठीक से। तो ज्यादातर इनका उनकी वो जो मामूली लिपि थी वो नस्तालिक थी। जी, ये श्वेता गुप्ता का सवाल है कि ये जो हिंदुस्तानी है इसका सीधा संबंध गुजराती, मराठी इनसे है, या इसके अलावा भी और दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ की भाषाओं से भी इसका संबंध बनता है? यानी ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी का विस्तार गुजराती और मराठी तक ज्यादा है, उसके बाहर के क्षेत्र में हिंदुस्तानी का विस्तार या उसकी पहचान कम है, क्या ऐसा है? हाँ, वैसे वो मैं पक्का कह नहीं सकता। बस एक बात है जो अभी भी आजकल के हिंदुस्तान के लिए भी सही है कि बहुत अक्सर लोगों को न सिर्फ एक जुबान आती है, 2-3 जुबानें कम से कम कुछ हद तक आसानी से आती हैं। और जैसे हम लोग यूरोप में बहुत मुश्किल से विदेशी जुबानें सीख लेते हैं, पर मालूम हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पिकअप, एक जुबान को पिकअप करना। और मुझे बहुत अक्सर मुझे लगता है उस वक्त जो, अगर हम वो फ्रांसोis मेरी रिटूर की बात गंभीर लेते हैं, तो वो वहाँ जो बाइलिंगुअलिज्म पर बात करते हैं, तो यानी हिंदुस्तान में हर एक को, वो हिंदी के क्षेत्र के लिए भी सही है, लोग घर में ब्रज बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, बुंदेली बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं, शायद बाजार में खड़ी बोली बोलते हैं, और किसी दूसरी जगह पर शायद अंग्रेजी बोलते हैं या गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। ऐसी मामूली है। जैसे हमारी एक दोस्त ने, दिल्ली का दोस्त है, उन्होंने मुझको एक बार कहा कि जब मैं कोलकाता जाता हूँ तो मुझको मालूम नहीं कैसे मुझको बंगाली आती है, पर कोलकाता को छोड़ के जब मैं दिल्ली वापस आता तो मेरी बंगाली खत्म हो रही। तो वो एक रहस्य है, वो एक सांस्कृतिक खजाना एक भी है हिंदुस्तान का, कि लोगों को इस तरह की अलग अलग जुबानें आती हैं, और एक दूसरी जुबान पर भी असर भी जरूर डालता है। जैसे में आपने देखा होगा उसी पन्ने पर वो से नहीं कहते हैं, सू कहते हैं, वो गुजराती में कहते हैं ना सू, यानी गुजरात सूरत से, तो उसका प्रभाव असर है उसी जुबान में, पर है मूल तौर पर वो है एक किस्म की हिंदुस्तानी। वो आजकल की हिंदुस्तानी से हिंदी से थोड़ी अलग है, पर हिंदी से नजदीक है, हिंदी से ज्यादा नजदीक है गुजराती से। जी, एक सवाल और है रवि प्रकाश जी का, ये जेन्युइन स्कॉलर हिस्ट्री के, कि ये जो टेक्स्ट का आपने जिक्र किया, इनका यूरोप में क्या सर्कुलेशन था, यूरोप में कैसे इसको रिसीव किया गया,
क्या इसके बारे में कुछ रिसर्च हुआ है या कुछ जानकारी उपलब्ध है? यानी हिंदुस्तानी कैसे पढ़ाई गई थी? नहीं, ये जो दो आपने ये टेक्स्ट रेफर किए ना, जो व्याकरण के और 17वीं शताब्दी वाला, जो 18वीं शताब्दी वाला गुजरात का शब्दकोश और व्याकरण। हाँ, नहीं, वो जो फ्रांसोis मैरी दुटूर का वो लगभग आर्काइव में चला गया, गुप्त हो गया, लोग भूल गए थे उसके बारे में। सिर्फ वो, जैसे मैंने कहा था, Anquetil Duperron, वो यहाँ के बहुत बड़े ओरिएंटलिस्ट थे। इन्होंने वो जो दारा शुको, जो औरंगजेब के बड़े भाई थे, जिन्होंने उनको वो कत्ल करवाया, इनके दारा शुको बहुत दिलचस्पी थी वेदांत में, सूफी पंथ में वगैरह। तो वो जिसको मजमा उल बहरैन कहते हैं ना, वो जो दो सागर जो साथ साथ आते हैं, वो कुरान शरीफ में कहीं लिखा है, मजमा उल बहरैन कहते हैं। वो उसको बहुत मानते थे कि हिंदू गंगा यमुनी कल्चर, वो दारा शुको। तो उन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, और इसका लैटिन अनुवाद Anquetil Duperron ने किया। वो इसके लिए खासकर मशहूर थे। पर इन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को भी ढूंढ निकाला, फ्रांसोis मैरी दुटूर का, और मेरे ख्याल से इसको प्रकाशित करने वाले थे। फिर 1789 में वही फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। शायद वही कारण है कि वो कभी छपा नहीं उस वक्त। और इन्होंने पूरे व्याकरण और शब्दकोश का वो इन्होंने उसका दोबारा लिखा अपने हाथ में, मेरे ख्याल से प्रिंटर को देने के लिए, किसी प्रकाशनकार को देने के लिए। पर वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं, वो अभी कह नहीं सकता। पर वो भी दिलचस्प है। यानी वो मैन्युस्क्रिप्ट, मुख्य दोनों मैन्युस्क्रिप्ट व्याकरण और शब्दकोश के गुम हो गए थे कमाल में। मैंने किसी आर्काइव में ऐसे ही, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हिबरनेशन, जो ऐसे ही पढ़ा था। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आर्काइव्स को आदर से देखें और आदर से पालन करें। हो सकता है कि इसमें अभी कागज, हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद जो कागजात है, उस लोग इसका मूल्य समझने लगते हैं। वो हम देखते हैं उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ भी। एक सवाल इनका प्रिया निरंजन जी का है कि ये मोड़ी लिपि और हिंदुस्तानी का असर क्या, जिसको तमिलनाडु आज कहा जाता है, तमिल क्षेत्र में भी था क्या इसका प्रभाव, मोड़ी लिपि और हिंदुस्तानी? वो मैं कह नहीं सकता। मैं बस यही जानता हूं कि पहले मराठी में मोड़ी में ज्यादातर लिखते थे। वो देवनागरी का प्रचलन मराठी के लिए बाद में शुरू हुआ, और खासकर शिवाजी के जमाने में। और उस वक्त मराठी जो थे काफी प्रचलित था। आप जानते होंगे कि शिवाजी के बाद भी दिल्ली के उत्तर तक और दक्षिण कहाँ तक, शायद हैदराबाद तक भी चला गया था वो उनका जो साम्राज्य। तो उसके साथ मोड़ी लिपि का जरूर प्रभाव हुआ होगा, पर मैं पक्का कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि सवाल तो बहुत सारे हैं। वो सारे सवाल हम आपको लिख के ये पूरे रिकॉर्डिंग के साथ भेज देंगे। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आज आपका वक्तव्य रहा, इसको आधार के रूप में लेते हुए आप एक लेख हमें अगर दे देंगे, तो उसमें वो सारी चीजें भी आ जाएंगी जो हो सकता है कि छूट गई हो, और जो प्रश्न लोगों ने पूछे हैं उनके जवाब भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़े ज्ञान की जानकारी के स्रोत के रूप में ये सारी चीजें काम करेंगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ भारत में भी और हिंदी विभागों में भी और दूसरे विभागों में भी इस तरह की जानकारी और रिसर्च लगभग अभी एकदम नहीं के बराबर है। तो आपने इतना महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया, और हम लोगों को ये एहसास हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोगों को भी आपका सहयोग करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा अजीब है कि आप वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो हम लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन अभी तो हम लोग उसमें सहयोगी की भूमिका में भी नहीं है कि आपके काम में कुछ मदद कर सकें। लेकिन इस आयोजन के माध्यम से मैं ये जरूर कहूँगा कि जो लोग इसमें शामिल हुए और जिन क्षेत्रों में, जिन डिसिप्लिन्स में वो काम करते हैं, वो भी इस बारे में सोचें कि इस तरह की
अब आवाज खत्म हो रही है आपकी। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार शुक्रिया कहता हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण ज्ञान को बढ़ाने वाला व्याख्यान दिया, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। और आगे वो जी, ये शायद हमारी कोविड के संकट के जमाने का वही फायदा है कि हम इंटरनेट और गूगल मीट को किसी तरह से एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ आगे जाते हैं इस तरह से। पर मैं भी मानता हूं कि वैसे उसमें कोई नुकसान नहीं है। विदेश में लोग पढ़ाई करते हैं और अनुसंधान करते हैं, हिंदुस्तान में भी करते हैं। सिर्फ मैं कभी कभी देखता हूं कि जो विदेश की जो हिंदी की जो दुनिया है वो हिंदुस्तान की हिंदी की दुनिया से अलग अलग है एक तरह से, और मुझे लगता है ये खेद की बात है। किसी तरह से हमको जो हम विदेश में करते हैं और जो लोग हिंदुस्तान में करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, मैं अपने को प्रचारक मैं हिंदी का प्रचारक नहीं हूं, पर हिंदी प्रेमी हम हैं एक तरह से। ये जो दोनों दुनियाएं हैं, किसी तरह से हमको गंगा यमुना संस्कृति की तरह हमको किसी तरह से मेहनत करनी चाहिए कि इसमें कि हम साथ साथ उगें और अनुसंधान आगे बढ़ाएं। जी जी। तो इसी के साथ में आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद भी मेरी तरफ से भी धन्यवाद एक बार फिर। आगे भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर आप जी मुझे लगता है कि फिर इस तरह से आगे भी अपना मूड बनाए रखिए कि आगे भी हम आपसे चाहेंगे किसी तरह से कोई आप अपने विषय पर व्याख्यान दें और हम लोगों के ज्ञान लाभान्वित करें। तो बहुत बहुत हाँ, अगला व्याख्यान 12 जून को इसी समय 2 बजे प्रोफेसर इमरे बंधा का होगा, जो आप में से मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग जानते होंगे कि हिंदी भाषा और साहित्य के दुनिया के जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनमें से एक नाम जैसे वेस्लर साहब का है, वैसे ही मुझे लगता है कि इमरे बंधा का भी है। तो वो रेख्ता अथवा हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू में बंटने से पहले की कहानी, तो रेख्ता का जो इतिहास है उसके बारे में बोलेंगे। इस पर बंदा साहब ने पहले लिखा भी है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सोचा है और शोध किया है वो भी इस व्याख्यान में शामिल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि परसों यानी 12 जून को 2 बजे आप सभी लोग इसी तरह से अगले व्याख्यान में, शताब्दी व्याख्यान में, हिंदी विभाग के शताब्दी व्याख्यान में शामिल होंगे और हम लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि एक मैं हाँ, डॉक्टर अनुपम एलवाकर, इन्होंने हमें सूचित किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको 7 भाषाएं आती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और हम आगे चाहेंगे कि आप अपनी भाषाओं के ज्ञान का लाभ हमें दें। हमारा संपर्क और ईमेल आईडी भी आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो आप मांग लीजिए। हम ये चाहेंगे कि आप भी इस आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी से हम लोगों को लाभान्वित करें। एक बार फिर से प्रोफेसर वेस्लर साहब को और इस व्याख्यान के दौरान जितने लोग जुड़े और जिन लोगों ने सुना और प्रश्न पूछा, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि परसों 12 जून को 2 बजे प्रोफेसर इमरे बंधा के व्याख्यान रेख्ता अथवा हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू में बंटने से पहले की कहानी में आप लोग दोबारा शामिल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।